मोस्ट वेलकम। यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस अध्ययन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के बारे में। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। इस समय ये सबसे हार्ड मुद्दा है। अगर देखा जाए इस कोरोना महामारी में, कोरोना के बाद अगर कोई सबसे चर्चित मुद्दा है तो वह है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं कि सेंट्रल विस्टा होता क्या है। सेंट्रल विस्टा वह होता है कि जो हमारा राजपथ होता है, राजपथ के दोनों तरफ जो बिल्डिंग्स डेवलप की जाती हैं, वो लोकसभा, सचिवालय और जो बिल्डिंग्स होती है सेक्रेटरियाट से रिलेटेड, जो सरकार से रिलेटेड होती है, सेंटर से रिलेटेड, वो पूरा एरिया सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत आता है। तो हम आज बात करेंगे वर्तमान सेंट्रल विस्टा। पहले बताते हैं सेंट्रल विस्टा का डेवलपमेंट हुआ कैसे। 1947 से पहले हमारे देश में ब्रिटिशर्स का राज था। हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जो अपनी राजधानी बनाई थी वो कोलकाता बनाई थी, और कोलकाता से ही पूरे इंडिया को कंट्रोल करते थे। तो 1911 तक वहाँ पर उन्होंने रखा। वहाँ पर विक्टोरिया महल वगैरह कोलकाता में बनाया था, विक्टोरिया म्यूजियम करके फेमस है बिल्डिंग, विक्टोरिया बिल्डिंग के नाम से। तो उस समय हेडक्वार्टर्स हुआ करती थी अंग्रेजों का। तो 1911 में, क्योंकि इंडिया वहाँ से कंट्रोल हो नहीं पा रही थी, इंडिया बहुत बड़ा एरिया था, उसमें पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, अफगानिस्तान भी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। तो देखा जाए कि वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था चारों तरफ एरिया। तो अंग्रेजों ने क्या करा कि जो राजधानी कलकत्ता थी 1911 तक इंडिया की, उसको उन्होंने दिल्ली ट्रांसफर किया। जब उन्होंने राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर किया तो आज का जो देखा जाए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उस समय वो मेन एरिया था। जब तुरंत ट्रांसफर किया था तो राजधानी का काम धाम में दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस ही देखा जाता था। जो आजकल वहाँ बीसी ऑफिस और बना दिया, वो मतलब वायसराय ऑफिस वगैरह हुआ करता था, रेजिडेंशियल एरिया। अब वहाँ जब ट्रांसफर हो गया तो सबसे पहले जरूरत पड़ी वहाँ सेंट्रल सिस्टम की। तो सेंट्रल सिस्टम को डेवलप करने के लिए वहाँ पर एक स्पेशल जोन बनाया गया, जो वहाँ का एक एडमिनिस्ट्रेटिव जोन था, जहाँ से पूरे भारत का कंट्रोल होता था। और जितने ब्रिटिशर्स थे, हाई कमान मतलब जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, वहाँ सब बैठते थे। तो जो एरिया स्थापित किया गया, उस एरिया को सेंट्रल विस्टा कहा गया। तो फर्स्ट सेंट्रल विस्टा, तो पहला सेंट्रल विस्टा कैसे डिजाइन किया गया। तो पहला सेंट्रल विस्टा एडविन लुटियंस ने और हार्वर्ड बैकर ने डेवलप किया था, जिसमें ब्रिटिश राज में राजधानी दिल्ली से, कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी। तो ये उस समय अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, और जितनी भी बिल्डिंग्स थी मोस्टली बिल्डिंग्स को डिजाइन करने का काम कर रहे थे इंडिया में, मैंडेटरी काम कर रहे थे। तो पूरा डिजाइनिंग उन्होंने ही, पूरा जितना भी हमारा आज का संसदीय रीजन है, डेवलपर रीजन है, देखा जाए गवर्नमेंटल एरिया जो कहा जाता है, वो उसको लुटियंस जोन भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा उसका डिजाइन जो लैंडस्केपिंग की थी वो लुटियंस ने की थी। इसलिए उसके आज की प्रेजेंट टाइम में उसे लुटियंस दिल्ली या न्यू दिल्ली के नाम से जाना जाता है, और ओल्ड दिल्ली वाली दूसरी तरफ आती है। तो उस समय क्या था कि पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई थी, 6 ईयर में डेवलप हुई थी। द सेंट्रल विस्टा वाज फर्स्ट डिजाइन्ड बाय द आर्किटेक्ट Edwin Lutyens and Howard Baker when the capital of the British Raj moved from Kolkata to Delhi. The Parliament building along took 6 years to construct from the laying the foundation stone in 12 फरवरी 2021। तो देखा जाए कि जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया 12 फरवरी 1921 को, उसके बाद से जो हमारी आज की पार्लियामेंट है उसको बनने में 6 साल लग गए थे। और ये बिल्डिंग जो थी 18 जनवरी 1927 में तैयार हो गई थी। और उसी समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया था, संसद को लोकार्पण किया था। और 1947 के बाद इसी में न्यू रिपब्लिक हमारा बन गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया। तो वहीं से सरकार को संचालित किया गया, वहीं पार्लियामेंट घोषित किया गया। और उस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को, कैंपस को 1962 में दिल्ली मास्टर प्लान में वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से घोषित कर दिया गया। इसमें नई कोई चीज बनेगी, नई डिजाइनिंग और पुरानी बिल्डिंग को संरक्षित किया जाएगा, तो उस प्लान के अंतर दिया जाए। तो ये हमारे थे सर
एडवर्ड लुटियंस और सर हावर्ड बैक, इन्होंने नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और जो भी वहाँ पर राष्ट्रपति भवन के साथ साथ बिल्डिंग्स है, पार्लियामेंट है और बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो आसपास बनी हुई है अलग अलग हाउस के नाम से, वो उस समय लुटियंस ने ही डिजाइन किया था। ये तो महान आर्किटेक्चर थे। अब जो हमारा पुरानी संसद भवन थी उसका स्ट्रक्चर, उसकी डिजाइन कहाँ से किया गया था, किसके आधार पर इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया था, तो चौस्थिया में योगिनी टेम्पल है एक मोरना में, उस मोरना टेम्पल के डिजाइन को देखकर ही हमारा आज का जो विधानसभा लोकसभा भवन है, जो संसद है, उसको डिजाइन किया गया। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मोरना के टेम्पल थे, चौस्थिया योगिनी टेम्पल से इसको लिया गया, उससे वहां से डिजाइन किया गया। और लॉर्ड इरविन जो यहाँ पर 1926 से 1931 तक वायसराय रहे थे, उन्होंने पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया था, लोकार्पण किया था। और उसी समय तो इंडिया का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन था, थर्ड सेशन 19 जनवरी 1926 को इसी बिल्डिंग में स्टार्ट किया गया था। बात करेंगे तो फर्स्ट सेंट्रल विस्टा जो था वो इस तरीके का डिजाइन किया गया था। ये हमारी संसद भवन है और इसके साथ में देखा जाए नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है। उसके बाद जो सेंट्रल देखते हो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो अगर हम बात करें कि जो नई परिकल्पना है, तो जितने नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में सेना का पूरा वहाँ डिपार्टमेंट चलता है, गृह मंत्रालय चलता है, वो सभी चीजें जो है नई बिल्डिंग्स में शिफ्ट की जाएंगी। और जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और वो एरिया जो हमारा राजपथ का एरिया वो भी चेंज किया जाएगा, क्योंकि उसके राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने के 3 किलोमीटर का एरिया जो है वो सेंट्रल विस्टा के लिए अधिकृत किया गया है। तो वहाँ खुदाई होगी, वहाँ पेड़ कटेंगे, तो अलग तरीके से वहाँ डेवलपमेंट होगा, तो वो अलग पथ का डेवलपमेंट किया जाएगा। और एक कंबाइन बनाया जा रहा है कि अभी तक हमारे सचिवालय और ऑफिस वगैरह अलग थे, लेकिन जो नई बिल्डिंग्स बन रही है उसमें पास पास ही सभी चीज़ें होंगी, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये हमारी नया सेंट्रल विस्टा का डिजाइन है, जो नई संसद भवन, सचिवालय जो बनेंगे। इस परियोजना से जुड़े कुछ घटनाक्रम इसकी कैसे क्या हुआ। सितंबर 2019 में सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत त्रिकोण के आकार वाले नए संसदों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 900 से 1200 संसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसका निर्माण 2022 तक पूरा होना है। उसी वर्ष भारत का 75वां दिवस मनाया जाएगा, 11 फरवरी 2020। अब क्या हुआ, ये हमारी घोषणा की गई थी 2019 में जब ये बनना था। 11 फरवरी 2020 में याचिका दायर करेगी, तो उच्च न्यायालय ने डीडीए से कहा कि वो परियोजना के साथ आगे बढ़ने से पहले मास्टर प्लान से किसी बदलाव को अधिसूचित करने से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 28 फरवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय खंडपीठ ने डीडीए और केंद्र की एक अपील पर एकल न्यायाधीश के पीड़ित आदेश पर रोक लगा दी, यानी बनने पर प्रक्रिया पर रोक लगा दी कि प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। 17 जुलाई को उच्चतम न्यायालय परियोजना संबंधित पर्यावरण मंजूरी, भूमि उपयोग सहित मुद्दों को उठाने के बेंच में सुनवाई शुरू की। जो इससे जुड़े संबंधित मुद्दे थे, पर्यावरण से संबंधित हो, बिल्डिंग से रिलेटेड हो, उन सभी मुद्दों पर उच्च न्यायालय ने, दिल्ली के उच्च न्यायालय ने प्रारंभ कर दी। 5 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। 7 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए शिलान्यास समारोह आयोजित करने की अनुमति दी, लेकिन निर्माण शुरू करने पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा आप शिलान्यास कर सकते हैं, निर्माण कार्य नहीं होगा। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी। 5 जनवरी 1921 को उच्च न्यायालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के प्रस्ताव रखा। तो देखा जाए कि जो नया संसद भवन उसकी नींव 10 दिसंबर 1920 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी। परियोजना की लागत और सेंट्रल, तो पूरी परियोजना में पूरा डेवलप होने में 20,000 करोड़ रुपए व्यय की संभावना है। वर्तमान सेंट्रल विस्टा के वर्तमान में नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय लेखाकार शामिल है। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसके उपरांत ही राजपथ के आसपास क्षेत्रों में इन भवनों का निर्माण किया गया। इन भवनों का निर्माण का उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस व हावर्ड बेकर को दिया गया था, जो उस समय के जाने माने थे।
अब इसमें बहुत सारा विरोध हो रहा है इस पर बिस्टा परियोजना का। इस समय लोग कह रहे हैं कि महामारी चल रही है तो इसको रोक देना चाहिए, बहुत सारा पैसा खत्म हो रहा चाहिए, उस पैसे को पब्लिक की सुख सुविधाओं में, पब्लिक के हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स आ रही उनमें करना चाहिए। लेकिन सरकार उसको बनाने पे दृढ़ है और बना रही, काम चल रहा है वहां पर। प्रस्तावित परियोजना की लागत, बुनियादी ढांचे के लाभों को रेखांकित करते हुए केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि नए संसद भवन के नीतिगत निर्णय लेने के इसका हकदार है। भारत सरकार ने संसद परिसर, केंद्रीय सचिवालय के निर्माण संबंधी मौजूदा व्यवस्था में व्याप्त दबाव को ध्यान में रखकर किया है। इसके अलावा वर्तमान परियोजना को नोएडा या अन्य जगहों पर नहीं बल्कि सेंट्रल विस्टा में स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि हम इस परियोजना को अलग नहीं ले जा रहे हैं, उसको वहीं संसद भवन के पास ही हम उसको स्थापित कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसमें बहुत सारी चेंजेस नहीं होनी थी और वर्तमान समय में हमें आवश्यकता है स्पेस और बहुत सारी दिक्कतों होने के कारण नई बिल्डिंग्स की, नई चीज़ों की हमें जरूरत है, इसलिए इस परियोजना को जारी रखना। अब नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों हुई? जो हमारी वर्तमान बिल्डिंग है इस आज़ादी से पहले की बनी हुई है। स्वतंत्रता की पूर्व बिल्डिंग, वर्तमान संसद का निर्माण 1927 में हुआ था। इसका निर्माण वर्तमान द्विसदनीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं किया गया। उस समय अंग्रेजों ने अपने अकॉर्डिंग इसको बनाया था, लेकिन आज हमारे यहाँ दो सदनीय राज्यसभा लोकसभा व्यवस्था, तो उसके अनुकूल नहीं किया गया था। स्थान की कमी, जिस समय के उस समय हमारी जनसंख्या बहुत कम थी, आज वर्तमान समय जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, संसद सदस्यों की संख्या भी बढ़ती है, जिसके लिए भविष्य में हमें स्थान की कमी जरूरत पड़ेगी, स्थान वहां पर नहीं होगा। भविष्य में लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की जाने की संभावना है, जिससे संसद में बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। वर्तमान संसद सदन की संयुक्त बैठक के अनुकूल नहीं है। संयुक्त सदन के दौरान अनेक सदस्यों को प्लास्टिक कुर्सी पर बैठना पड़ता है। यानी कि पहले की जो इसके अनुसार बनाया गया सकता अनुसार, अब नए समय में जब लोगों की संख्या बढ़ गई है, वहां पर सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, तो अब उनके लिए पुरानी स्ट्रक्चर है उसके अलावा भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। वहाँ प्लास्टिक को डाल दी, इससे बैठने में दिक्कत होती है। बहुत सारी चिंता क्या है, मौजूदा बिल्डिंग, जो वर्तमान बिल्डिंग इसमें हमारा चल रहा है, वो सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं है। पानी, सीवर लाइनें भी बेतरतीब हैं और ये अपनी विरासत को प्राकृतिक नुकसान पहुंचा रही हैं। यानी कि जो पुरानी बिल्डिंग सब उस समय के दौरान बनी थी, अब नए AC और वहाँ जो चीज़ें डेवलप करनी थी वहाँ पर होना संभव नहीं है, इसलिए नई बिल्डिंग की आवश्यकता है। बस 2001 के संसद पर हमले के मद्देनजर सुरक्षा की चिंता किसी कमजोर प्रकृति को दर्शाती है। भवन भूकंप रोधी, जो नई पुरानी बिल्डिंग्स हैं बताया जा रहा है कि भूकंप रोधी भी नहीं है, और जो नई बिल्डिंग्स बनेगी वो सभी बिल्डिंग्स भूकंप रोधी होंगी और सुरक्षा की दृष्टि से। लागत, कई केंद्रीय मंत्रालयों के भवनों के किराए का भुगतान करना पड़ता है नया भवन तथा एक नया केंद्रीय सचिवालय बनाने से। अभी देखा जाए कि बहुत सारे मंत्रालय जो दूसरी बिल्डिंग्स में किराए पे चल रहे हैं, जिनका भुगतान बहुत ज्यादा करना पड़ता है। नया भवन जब बन जाएगा तो उनको सबको केंद्रीय सचिवालय में शिफ्ट कर लिया जाएगा, तो बहुत सारा पैसा हमारा बच जाएगा। उससे बड़े लाभ के विभिन्न मंत्रालयों के आने जाने के लिए लोगों को, अधिकारियों को शहर के विभिन्न हिस्सों का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे ज्यादा यातायात प्रदूषण भी बढ़ता है। इस परियोजना में मेट्रो स्टेशन में इंटरलॉकिंग प्रस्ताव, उन्होंने कहा कि जो हमारे मंत्रालय हैं उनके मंत्रालय के ऑफिस अलग अलग डिफरेंट एरिया में है, तो वहाँ जाना पड़ता है, उससे पोल्यूशन होता है, आवागमन की असुविधा होती है, VIP ट्रीटमेंट होता है, इससे पब्लिक को भी बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, और उससे प्रदूषण बढ़ता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए नई बिल्डिंग की हमें आवश्यकता है। इसको लेकर बहुत सारी आलोचनाएं भी की गई। इस पुनर्विकास परियोजना में बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। वैश्विक महामारी के दौरान इतनी बड़ी राशि व्यय करना उचित का निर्णय नहीं, इससे परियोजना में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया जा रहा है। अनेक परियोजनाओं ने परियोजना की आवश्यकता और पर्यावरण, यातायात, प्रदूषण पर उसके प्रभाव का पता लगाने के लिए अध्ययन की कमी को लेकर सवाल उठाया है। व्यापक पैमाने पर भवन निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण बनने की संभावना है। मंत्रालय और विभाग के कार्यालय स्थापित होने से क्षेत्र को आम जनता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आलोचना कारण क्या है कि अभी तक इस जो एरिया जहाँ सेंट्रल विस्टा बन रहा है, यहाँ पर आम पब्लिक घूमने जाती है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि एक आम आदमी वहाँ पर नहीं घूम सकता है। दूसरा, पर्यावरण के लिहाज से वहाँ जब बिल्डिंग्स बनेंगी तो धूल उड़ेगी, बहुत सारा पॉल्यूशन होगा। और जो पर्यटकों को मानना है कि ये बिल्डिंग बनाने से पहले वहाँ पर पर्यावरण की जो फैक्टर्स हैं, जो मेजरमेंट है, उनको प्रॉपर नहीं किया गया है। और इस समय हमारे यहाँ महामारी चल रही, तो बहुत सारा पैसा उसमें आवश्यकता पड़ेगी, तो उस समय इतना लंबा व्यय करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। लिहाजा इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस प्रोजेक्ट की आलोचना चल रही है। इस प्रोजेक्ट को फाइनल बनाने वाले कौन हैं, कौन लोग, कौन कंपनियां हैं जो उसको डिजाइन कर रही हैं और बनाएंगी। बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट को जो कंसर्न फाइनली डिसाइड करेगा वो टाटा करेगा, और टाटा के साथ मिलकर बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं, कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो उसको पूरा डिजाइन करने का काम कर रहे हैं। तो HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसमें लगी हुई है। CP खजूरिया एंड एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड है।
हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है, शिखा एसोसिएट आर्किटेक्चर है, स्टूडियो अर्कुलम है, INI डिजाइनिंग स्टूडियो है, 2016 से। और उस पूरे प्रोजेक्ट को जो है विमल पटेल के द्वारा लीड किया जा रहा है सेंट्रल विस्टा के द्वारा। अब हम बात करते हैं सेंट्रल विस्टा किस तरीके के डिजाइन होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर ओल्ड जो हमारा संसद भवन के सामने नया विस्टा बनाया जाएगा, डिजाइनिंग है। और इस तरीके से देखेंगे एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए, किस तरीके के वहाँ पर डिजाइनिंग होगी, रूट्स कैसे होंगे, किस तरह से बिल्डिंग बनेगी, पूरा किया गया है। और न्यू सेंट्रल विस्टा जो हमें दिखेगा 2022 में वो इस तरीके से होगा। और यहाँ पर देखा गया कि पार्लियामेंट हाउस किधर होंगे, सचिवालय किधर होंगे, तो एक ही सड़क पे मोस्टली चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो जो पब्लिकली प्रॉब्लम्स हो रही वो कम होगी, लेकिन ये होगी नहीं होगी ये बात भविष्य के गर्त में है।